प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था एवं राजस्व नीति का अध्ययन करेंगे। अगस्त 1351 ईस्वी के अंत में फिरोज ने निर्विरोध राजधानी में प्रवेश किया। उसने मलिक मकबूल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे खाने जहां की उपाधि से विभूषित किया। नया प्रधानमंत्री तेलंगाना का एक ब्राह्मण था और कुछ ही समय पहले मुसलमान हो गया था। वह अत्यंत योग्य शासक था और उसकी स्वामी भक्ति से फिरोज को बहुत अत्यधिक लाभ हुआ। सर्वप्रथम फिरोज ने प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसने संपूर्ण राजकीय ऋण चुका दिया और ख्वाजा जहां द्वारा अपने उम्मीदवार की स्थिति दृढ़ करने के लिए राजकोष में से लूटा दिए गए धन को भी पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। एक दृष्टि से सुल्तान भाग्यशाली था। दिल्ली की जनता का, विशेषकर कट्टर सुन्नी वर्ग का वह विश्वास पात्र था। जनता की सहायता से वह न्याय तथा व्यवस्था में सुधार करने और प्रजा को शांति तथा सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हो सका। मोहम्मद के शासन के अंतिम दिनों के उपद्रवों के कारण राज्य में इन चीज़ों का खेदजनक अभाव था। फिरोज अपने को राज्य का ट्रस्टी तथा जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। उसने सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत की पुनः स्थापना की और अपने को जनता के मुस्लिम वर्ग का वास्तविक शासक समझा तथा उस युग में उसकी भौतिक तथा नैतिक समृद्धि के लिए जो कुछ संभव हो सका था किया। उसने सच्चे इस्लामी शासक के आदर्श पर यथासंभव पहुंचने का प्रयत्न किया। इस प्रकार फिरोज ने दूसरे रूप में अपना जीवन बिताया तथा कार्य किया। पहले राज्य की संपूर्ण जनता के लौकिक शासक के रूप में और दूसरे मुस्लिम जनता के लौकिक तथा धार्मिक शासक की हैसियत से, और उसे कुछ हद तक प्रजा की भौतिक उन्नति करने तथा सुन्नी इस्लाम की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ाने में सफलता मिली। सुल्तान फिरोज का दूसरा कार्य दिल्ली सल्तनत को दुर्बलता तथा अनैतिकता के उस गर्त में से उठाना था जिसमें वह उसके पूर्वाधिकारी के शासनकाल के अंतिम दिनों में गिर गई थी। यह असाधारण सैनिक सफलताओं तथा दक्षिण बंगाल, सिंध, राजस्थान आदि राज्यों के खोए हुए प्रांतों की पुनर्विजय के बिना संभव नहीं था। फिरोज में उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा तथा रौब-दाव कायम करने की शक्ति का अभाव था। इसलिए दक्षिण तथा राजस्थान की पुनर्विजय के विचार से ही उसका हृदय दहल गया। बंगाल तथा सिंध को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने का उसने ढुलमुल प्रयत्न किया, किंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसने ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में वह न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने अपनी शक्ति को मुख्यतया जनता की आर्थिक उन्नति के कार्य में लगाया। राजस्व विभाग को छोड़कर उसने शासन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया, किंतु अपने दीर्घकाल में शासन व्यवस्था को शांतिपूर्वक तथा निर्विघ्न रूप से चलाने का प्रयत्न किया। उसने योग्य मंत्री नियुक्त किए, सरकार का कार्यभार उन्हें सौंपा और उन्हें अपना विश्वास तथा समर्थन प्रदान किया। शासक के रूप में उसकी सफलता का यही रहस्य था। फिरोज तुगलक की राजस्व नीति। राज्य के राजस्व संबंधी विषयों की ओर फिरोज ने अधिक ध्यान दिया। उसने देखा कि वित्त तथा राजस्व व्यवस्था अराजकतापूर्ण दशा में है। लूट खसोट, कुप्रबंध तथा दुर्भिक्ष के कारण प्रजा को अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ता था। जनता के घावों को भरने तथा उसमें विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से उसने स्वर्गीय सुल्तान द्वारा दिए गए तकाबी ऋण को रद्द कर दिया। उसने पदाधिकारियों के वेतन बढ़ाए। राजस्व विभाग के पदाधिकारी, प्रांतीय सूबेदार जब सुल्तान के दरबार में अपने इलाकों की आय व्यय का हिसाब देने जाते थे तो
उन पर अनुचित शारीरिक दबाव डाला जाता था। फिरोज ने इस घृणित प्रथा को भी बंद कर दिया। राज्य की संभावित आय का चिट्ठा तैयार करना फिरोज का अन्य महत्वपूर्ण कार्य था। उसने सरकारी आय का अनुमानिक विवरण तैयार करवाया। यह कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन नामक एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी के सुपुर्द किया गया। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया और 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के उपरांत राज्य की खालसा भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका निश्चित किया। इन आंकड़ों में परिवर्तन नहीं हुआ और फिरोज के संपूर्ण राज्य काल में सीधे राज्य के शासन के अंतर्गत भूमि में इतनी ही आय होती रही। भूमि की नाप तथा उपज के आधार पर अनुमान नहीं लगाया गया। उसका आधार अंदाज स्थानीय जानकारी तथा राजस्व विभाग का पुराना अनुभव था। फिरोज ने भूमि की नाप के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रणाली त्याग दी। इस आधारभूत दोष के बावजूद लगभग स्थायी रूप से भूमि कर निश्चित करना फिरोज की एक महान सफलता थी और उसके लिए उसे श्रेय मिलना चाहिए। सुल्तान ने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया। उनमें मकान तथा चरागाह कर भी सम्मिलित थे, जिनसे प्रजा को विशेष घृणा थी। जहाँ तक भू राजस्व का संबंध था, उसने राज्य की मांग घटा दी। किसानों के आर्थिक बोझ को हल्का करने के लिए उसने एक और कार्य किया। सूबेदार को अपनी नियुक्ति के समय तथा प्रांत तथा प्रति वर्ष भेंट के रूप में कुछ धन राज्य को देना पड़ता था, जिसका बोझ वास्तव में जनता पर ही पड़ता था। फिरोज ने इस हानिकारक प्रथा का अंत कर दिया। कुरान के नियम के अनुसार सुल्तान ने केवल 4 कर लगाए: खराज, खम्स, जजिया और जकात। खराज भूमि कर था। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के धन के 1/5 भाग को कहते थे। अलाउद्दीन तथा मोहम्मद तुगलक लूट के धन का 4/5 भाग तक हड़प लिया करते थे और केवल 1/5 सेना के लिए छोड़ते थे, किंतु फिरोज ने इस्लामी प्रथा के अनुसार केवल 1/5 भाग लिया और 4/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ दिया। गैर मुसलमानों से जजिया वसूल करने में फिरोज काफ़ी कठोरता से काम लेता था। पूर्व सुल्तानों के समय में ब्राह्मण या तो जजिया से मुक्त रहते थे अथवा किसी प्रकार उससे बच जाया करते थे। फिरोज ने उनसे भी जजिया वसूल करके उसकी व्यापकता को अत्यधिक बढ़ाया। जकात 2.5% की दर से मुसलमानों से वसूल किया जाता था और कुछ निश्चित धार्मिक कृत्यों में व्यय किया जाता था। इन 4 करों के अतिरिक्त आगे चलकर सुल्तान ने उलेमा की स्वीकृति से सिंचाई कर भी लगाया, जो उन किसानों को देना पड़ता था जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। इसकी दर उपज का 1/10 थी। अफसरों तथा राजस्व वसूल करने वालों को निश्चित धन से अधिक वसूल करने का कठोर निषेध था। जो इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे उन्हें दंड दिया जाता था। राजस्व पदाधिकारियों तथा वसूल करने वालों को जागीर तथा भत्तों के रूप में समुचित वेतन दिया जाता था, जिससे वे जनता को कष्ट न पहुँचाएं। सुल्तान ने आंतरिक व्यापार को मुक्त करने के लिए उस पर से अनेक कर हटा दिए, जिनसे वस्तुओं के आने जाने में बाधा पड़ती थी। जनता की व्यापारिक समृद्धि को धक्का लगता था। इस बुद्धिमत्तापूर्ण नीति से पतनशील व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। राजस्व व्यवस्था की ओर फिरोज ने जो ध्यान दिया, उससे उसकी आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस वृद्धि के कई कारण थे। नंबर 1, पहले से अच्छी खेती तथा उत्तम फसलें। नंबर 2, सिंचाई कर। और तीसरी, बाग। फिरोज को बागों का बहुत शौक था। उसने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए, जिनसे 1,80,000 टका की वार्षिक आय होती थी। इससे दिल्ली की
खाद्य समस्या भी हल हो गई। इन सुधारों के फलस्वरूप कृषि का विस्तार तथा व्यापार की उन्नति हुई, जनता की समृद्धि बढ़ी तथा राज्य की आय में वृद्धि हुई। अनाज, कपड़ा तथा जीवन की आवश्यकता की अन्य वस्तुएं बहुत सस्ती हो गई। तत्कालीन लेखकों का कथन है कि राज्य में न कोई उजड़ गांव था और न कोई कृषि योग्य भूमि ऐसी थी जो बिना जुती पड़ी रही हो। इस कथन में अतिशयोक्ति हो सकती है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि किसान कठिन परिश्रम करते थे और उनके खेतों में पहले अनेक वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक उपज होती थी। शमसे सिराज अफीफ निम्नलिखित शब्दों में फिरोज के लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणामों का उल्लेख करता है। उनके यानी जनता के घर अन्न, संपत्ति, घोड़ों तथा फर्नीचर से भरे पड़े थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में सोना तथा चांदी थी। कोई स्त्री ऐसी न थी जिसके पास आभूषण न हो और न कोई ऐसा घर था जिसमें अच्छे पलंग और दीवान न हो। धन खूब था और सभी लोग आराम से रहते थे। इस युग में राज्य को आर्थिक दिवालियापन का सामना नहीं करना पड़ा। दोआब से 80 लाख टका की आय होती थी। दिल्ली का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका तक पहुंच चुका था। फिरोज की राजस्व नीति के 3 मुख्य दोष: भूमि को ठेके पर देने की प्रथा का विस्तार पहला दोष था। यह प्रथा इस समस्त युग में चली आई थी। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको समाप्त करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि वे भूमि का राज्य द्वारा सीधा प्रबंध पसंद करते थे, परंतु इसके विपरीत फिरोज ने इस व्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन दिया। राजस्व वसूल करने का काम ऊंची से ऊंची बोली बोलने वाले ठेकेदारों को दिया गया। वे किसानों से अधिक धन खसोड़ने का प्रयत्न करते थे। दूसरा दोष जागीरदारी प्रथा थी। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक दोनों सैनिकों तथा असैनिक पदाधिकारियों को जागीरें देने के विरुद्ध थे। फिरोज ने सेनापतियों, सैनिकों और असैनिक पदाधिकारियों को भी जागीरों के रूप में वेतन देने का नियम बना लिया। जागीरों के पट्टे कुछ बट्टा काट कर पेशेवर राजस्व वसूल करने वालों को बेच दिए जाते थे। इससे राज्य को हानि तथा जनता को कष्ट होता था और जागीरदारों को भी अपनी भूमि का जो उचित कर मिलना चाहिए था उससे कम मिलता था। तीसरा दोष यह था कि फिरोज ने जजिया के विस्तार में वृद्धि की और उसको अधिक कठोरता से वसूल किया। जजिया एक धार्मिक कर था और गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इसलिए वह वैसे ही बहुत अप्रिय था। किंतु चूंकि फिरोज धर्म के विषय में अधिक कट्टर था, इसलिए उसने उसे और अधिक कठोरता से वसूल किया। उसे यह बात नीति विरुद्ध मालूम पड़ती थी कि ब्राह्मण जो कुफ्र के आधार स्तंभ है, इस कर से मुक्त रहें। इसलिए सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था और उसकी राजस्व नीति का अध्ययन किया है। थैंक्स।